अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम नोक झोंक के साथ मैं हूँ फैज़ुल्लाह ख़ान और मैं हूँ आदिल ज़फ़र। किसी भी महज़्ज़ब मुआशरे में अपने हुकूक़ के हुसूल के लिए एक तरीक़ा एहतजाज का है। दुनिया भर समेत पाकिस्तान में भी यही तरीक़ा इख्तियार किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान का मामला यूँ मुख्तलिफ है कि अगर आप एहतजाज बराए एहतजाज करना चाहते हैं तो हुकूमत के कान पे जूं तक नहीं रेंगती, और एहतजाज जब तकलीफ़ दह सूरत हाल इख्तियार कर जाता है, कोई सड़क बंद होती है तो उसके बाद इंतज़ामिया हरकत में आती है, मार पीट होती है और फिर मुज़ाकरात होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस हवाले से सिंध में रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ है, पंजाब में और तरह का है, खैबर पख्तूनख्वा में अलग है। आदिल भाई ये बताइए, कराची में आए रोज़ हम खुसूसन इतवार के रोज़ ये ख़बरें मिलती हैं कि कोई अपने हुकूक़ के हुसूल के लिए, तनख्वाह के लिए या मुलाजमत पक्की कराने के लिए प्रेस क्लब पहुँचा, पानी की एक तोप पहुँचती है, धुलाई होती है, मार लगती है, डॉक्टर्स हों, असातिज़ा हों या किसी भी सरकारी इदारे के लोग हों। तो ये रवैया यहाँ पर पीपल्स पार्टी ख़ुद को अवाम की पार्टी कहती है और वो कहते हैं कि ताकत का सरचश्मा अवाम है और हम अवामी जमात हैं, लेकिन बड़ा आमिराना रवैया रहता है। ताकत का चश्मा तो खोल देते हैं वो लोगों के ऊपर, पानी की तोप की सूरत में वाटर कैनन जो है वो होता है। असल में बात ये है कि लोगों को हुकूक तो चाहिए, हुकूक की बात करें, अगर बात को आप अच्छे तरीके से कर लें तो मैं नहीं समझता कि उसको आपको रिज़ल्ट ना मिले। तो जिस तरह यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे असल में कराची के अंदर जो है वो एजिटेशन की सियासत ज़्यादा, क्योंकि इस पूरे शहर का मिजाज जो है वो हिज़्ब इख्तिलाफ वाला मिजाज है, अपोजिशन का मिजाज है। तो हमेशा से ये शहर जब से पाकिस्तान बना है अपोजिशन में ही रहा है, तो वो इसका मिजाज एक अपोजिशन वाला मिजाज है। हर चीज़ के लिए मुजाहरे करना, जद्दोजहद करना, यहाँ पे जो है तरक्की पसंदों का एक बहुत बड़ा हल्का जो है कराची में पाया जाता है। उस मिजाज के भी असरात पाए जाते हैं और सियासी और जमहूरी शऊर जो पाया जाता है वो भी ज़्यादा है। तो उसके अंदर हड़तालें और ये तमाम चीज़ें चूँकि जमहूरी दौर का हिस्सा तस्वुर की जाती हैं, और कराची के अंदर ट्रेड यूनियनों का सबसे बड़ा सिलसिला 30-40 साल तक चलता रहा है, तो उन चीज़ों के असरात भी लोगों पर आए हैं। ट्रेड यूनियन भी एहतजाज, मिल बंदी, पहिया बंदी, तमाम चीज़ें ये करते रहे हैं। वैसे आदिल भाई, ये हर वक्त रद्द अमल की सियासत में या हालत में रहना भी कोई ठीक नहीं होता बंदे को, यानी कुछ मस्बत। एक आदमी अगर हर वक्त परेशान है तो सोते में भी बुड़बुड़ाता है, वो तो ठीक है, लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही। अभी थोड़े दिनों पहले आप ये देखें कि जो मतलब ये कि इन्होंने जो ये सलूक किया है, लोगों के साथ मारा है, पीटा है, जो लोग एनटीएस से टॉप करके आए हुए हैं उसकी भी तस्वीर है कि जिस लड़के ने एनटीएस के अंदर टॉप किया उसको एक पुलिस वाला सर के बालों से पकड़ के घसीट के लेके जाए। एक मामला ये है ना, जब आपने एनटीएस में टेस्ट लिया क्यों नहीं देते भाई? देखिए, इशू ये है कि यहाँ पर मुलाजमतें पिछले अरसे तक, कुछ अरसे पहले तक बिकती थी, अब भी बिकती। अच्छा, अब होता क्या है कि एक सीट पर आपने 4-4, 5-5, 10-10 लोगों को उनके लेटर पकड़ा दिए। अब जनाब आली भर्ती हो नहीं रही है, तो एक वो पूरा सिस्टम है। अब वो लोग जो जाते हैं, मुझे तो हैरत इस बात पर होती है कि भाई आपको छानबीन करनी चाहिए ना, से ज्यादा इशू हो ही नहीं सकता। ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ पर हुआ है ना, ऐसा नहीं है लेटर्स कि दिए गए हैं। अगर वैकेंसी की 5 सीटें तो 8 अपॉइंटमेंट लेटर जारी हुए हैं, वो जाली हो गई। वही पीर मदर साहब ने ये काम बड़े तरीके से किया। पीर मदर उल हक की तो उनकी अपनी पार्टी में भी जो मतलब हैसियत है, वो पीर से अगर हट जाए तो उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो वो तो खाली चूँकि सीट उन्हें निकालनी है, इसलिए उन्हें पार्टी का टिकट भी मिल जाता है। तो वो उन बातों को तो छोड़े, काबिलियत लियाकत भी एक चीज़ होती है, तो वो उससे तो वो हट गए हैं ना पीर साहब जो हैं, वो जो है बस ठीक है, आपको भी पता है। अच्छा, मामला दूसरा पंजाब के भी हम देखते हैं। पंजाब में तो वो बराह रास्त गोलियां मारते हैं। वो मॉडल टाउन आपने देखा, मॉडल टाउन तो दूसरा था भाई, लेकिन ये कि जहाँ पे उनके अपने सरकारी मुलाजमिन, वहाँ पे कितने अरसे जो है पंजाब में चलती रही है यंग डॉक्टर्स की, कितने जल्दी हॉस्पिटल्स बंद होते हैं, नर्सों की चलती रही है, पैरामेडिकल स्टाफ की चलती रही है। वो लोग उनसे बात करते हैं, गवर्नमेंट आती है बात करती है। यहाँ पे गवर्नमेंट दफ्तर से बाहर नहीं निकलती, दरवाजे से बाहर नहीं निकलती। कोई सेक्रेटरी, कोई वजीर तुगलक हाउस से बाहर आने पर तैयार नहीं है, कोई गवर्नर हाउस से बाहर आने को तैयार नहीं है। 2 कदम के फासले पर प्रेस क्लब पर लोग मुजाहरा कर रहे होते हैं। क्या गवर्नर साहब निकल के वहाँ नहीं जा सकते? लोग उनकी बात सुनेंगे यार, क्यों नहीं सुनेंगे? बात यह कि लोगों को एक तो शहर का मिजाज, ऊपर से उसके ऊपर जो हुक्मरानों के रवैये हैं कि मैं मर रहा मरता रहे, मैं क्या करूं? और भाई तुम हुक्मरान हो, तुम्हें दे रहे हैं। प्रेस क्लब पे तो लोग बाकायदा मरते भी रहे ना, वहां से जनाजे उठे हैं एहतजाज करते हुए लोगों के। आपके गवर्नर हाउस से कोई आया, आपका कोई वजीर हाउस से कोई आया? कोई नहीं आया। तो जाहिर है यार, आप ये देख लें, अभी अगर एक बेगुनाह आदमी मरता है, मेरा रिश्तेदार ना भी, मुझे उसका दुख तो होगा। आदिल भाई, बीबी की बरसी थी, ठीक है, 10वीं बरसी थी। हालत ये थी कि उस दिन यानी 27 दिसंबर 2007 को कराची की जो सड़कें थीं या अंदरून सिंध वो गाड़ियों से जली हुई थी, और
27 दिसंबर 2017 को नौहाल ये था। अरे ट्रेनें जल गई, गाड़ियां जल गई, बोल रहा हूँ कि वो गटर के पानी से भरी हुई थी, को आग लगा दी। तो भाई साहब वो मतलब यानी उस तक को वो करने को तैयार नहीं है, नौकरियां देना और आकर बात करना। वो उसको गटर के पानी को, जो शारा फैसल, जिना हॉस्पिटल, कार्डियो और उसके अलावा जितना रेड जोन था वो गटर के पानी से हटा हुआ था, लेकिन किसी ने उसको नहीं साफ करने की जहमत की। आप कहते हैं कि यहाँ के कोई बात करेगा, इतना किसके पास टाइम है, किसके नहीं तो पास बात तो उनको करनी पड़ेगी। अगर बात नहीं करेंगे तो फिर मसाइल हल नहीं होंगे ना। भेजने के बाद वहाँ लाठी चार्ज होता है, तो कैसे इस माशरे से खत्म होगा? अच्छा मामला पता है क्या, ये सिर्फ यहाँ तक नहीं है महदूद, आप विफाकी सतह पर भी देख लें। आपने कोई भी बात करनी है ना, आपका जैसे पार्लियामान का फोरम है, आप वहाँ बात करते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद आप एहतजाज शुरू कर देंगे, उसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही अब वो 2 तरीके के एहतजाज पर हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो तीसरा तरीका फिर यही रह जाता है, रोड बंद कर दो। अब जब लोगों को परेशानी होती है तो उसके बाद फिर पुलिस आती है, फिर मार धाड़ शुरू होती है, तो उसके बाद ही हुकूमत को बैठना पड़ता है। तो भाई यही तो होता है ना, हमारे यहाँ तो यही हो रहा है कि हमारे यहाँ जो है कोई भी हो, पहले डंडा मारेंगे बाद में बात करेंगे। भाई पहले बात कर लो यार। जब ऐसे तो कोई सड़क पे नहीं आ जाता, सड़क पे आने से पहले कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि जी हम इस दिन को फड़ा सड़क बंद कर देंगे, हम इस दिन पार्लियामेंट हाउस पर धरना देंगे, हम इस दिन सिंध असेंबली पर धरना देंगे, हम इस दिन गवर्नर हाउस पर धरना देंगे, हम इस दिन वज़ीर हाउस पर धरना देंगे। लोग पहले बताते हैं, इनके सरों से खुमार उतरे तो सुने ना। खुमार ही नहीं उतरता भाई, हुकूमत का खुमार ही ऐसा है। हुकूमत का खुमार नहीं उतरता, उसी वक्त उतरता है जब उठा के गाँव भेज दिया जाता है, चलो भाई अब आपकी जगह नए आदमी है। उस वक्त इन्हें पता चलता है कि ये चीज़ है। लेकिन लोगों को हुकूक उनके बिल्कुल भी नहीं मिल रहे, किसी भी सूरत में नहीं मिल रहे। आप चले जाएँ और सूरतों पर भी, और भी बहुत सारी जगहों पर डिस्क्रिमिनेशन, तो खैर पूरे माशरा हमारा डिस्क्रिमिनेशन से भरा पड़ा है। तो हर आदमी ज़रा सी बात पे मुश्तइल हो जाता है, एहतजाज करता है। असल में वो मुश्तइल होना या जारहाना रवैये की बहरहाल एक वजह वो यही है, आपने निशानदेही दुरुस्त की, कि लोगों तक जब उनके हुकूक पहुँचेंगे ना ठीक तरह से, चले जी 100% नहीं पहुँच सकते, 50, 60%, 70%। अरे भाई 10% नहीं मिल रहा है लोगों को। 50 पे तो ये लोग पता नहीं कंधों पे क्या उठाए, चांद पे पहुँचा दे इंसान को, जो 50% इनके हुकूक इनको दे दे। मेरे घर में अगर 6 महीने पानी आ जाए ना, तो मैं तो कहूँगा यार इससे अच्छी गवर्नमेंट कोई नहीं है। सिर्फ 1, 1.5, 2 महीने आता है जब ये आजकल जो पानी उबल रहा है, इसलिए कि टैंकर माफिया की तो कहीं ही नहीं, लोगों को पानी की ज़रूरत नहीं है। वैसे आजकल सर्दियों में कम होती है बात है, वो इस पर बात आ गई, वो मियाँ साहब ने बोला कि मैं अदल के लिए तहरीक शुरू करूंगा ना। अदल के खाक अदल करेंगे, 14 आदमियों का अदल तो दे नहीं सके मॉडल टाउन का यार। सुप्रीम कोर्ट ने भैया जी ने मरवा दिए। अरे सुप्रीम कोर्ट ने उसका जवाब कैसे दिया? सुप्रीम कोर्ट ने उसका जवाब ऐसे दिया, वो जाके लाहौर बैठ गई है सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में। भाई बहुत माजरत के साथ जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं, अब तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो आलू और प्याज और गाजर के रेट भी तय करेगी। यार मैं वैसे एक बात बताऊं, देखिए जब मेडिकल कॉलेज वालों को फीस का दायित्व हम करेंगे, आपका काम नहीं है भाई, नहीं है उनका काम, लेकिन जिनका काम है वो नहीं करेंगे तो वो उनको काम करने पे मजबूर तो करेंगे ना। कैसे काम करने पे मजबूर करेंगे? एक आदमी ने कॉलेज बनाया, कमाने के लिए बनाया, सीधी सी बात। अरे यार वो मियां साहब आपके पास पैसा, क्यों गवर्नमेंट ने सेल्फ फाइनेंस स्कीम शुरू की? क्यों गवर्नमेंट ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की इजाजत दी? क्यों नहीं गवर्नमेंट के बनाए? अब सुप्रीम कोर्ट जा रही है, आप इतनी 3 लाख रुपए फीस क्यों ले? तो सही है भाई, स्टूडेंट के बात कह रहा है तो दे रहे हैं ना यार। प्राइवेट होने का ये मतलब तो नहीं है ना कि अब मेरा जो दिल चाहेगा मैं वो करूंगा। नहीं तो आप भाई यही नहीं है, उसकी वो देखिए वो पे कर रहा है, उसने इन्वेस्टमेंट की है, उसके पास उसने प्रोफेसर भर्ती किए हैं, उसके पास इक्विपमेंट है, उसके पास लैब है, उसके पास कोर्स है, उसके पास लाइब्रेरी है, अरबों खरबों रुपया लगता है इस चीज के ऊपर। एक मिनट, ये जो आप अगर वो फीस वसूल नहीं करेगा तो कैसे करेगा, कैसे चलेगा काम? उससे पहले तो ये सारी डिटेल ले रही है। यहाँ तो एक कमरे में यूनिवर्सिटीज बनी हुई है, एक बंगले के अंदर पूरी यूनिवर्सिटी होती है। ओपन यूनिवर्सिटी होगी ना? नहीं ओपन नहीं होती है भाई, वो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इसी तरह बंगलों में बनी हुई है। इनका नोटिस बहुत अच्छी चीज है। मैं तो कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट को, देखिए हुकूमत नहीं कर रही है एक काम, जो उसके करने का काम है ना वो नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट से तो मैं मुतालबा करूंगा, ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से शुरू किया है ना, ये इसके साथ साथ ये स्कूलों की तरफ आए। निजी स्कूल एक माफिया है, KG1 से लेकर मैट्रिक तक माँ बाप का हलवा निकल जाता है फीसें भर भर के स्कूलों की। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, जब हुकूमत उसका नोटिस नहीं लेगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट ही आएगा ना मैदान में। और न सिर्फ वहां का लिया जाए, बल्कि जो प्राइवेट ये हॉस्पिटल्स है ये एक अलग माफिया है। हुकूमत अपना काम नहीं कर रही है, जब वो नहीं कर रही, अब वो देखिए जिना हॉस्पिटल में गंदा पानी, अब लाहौर में कोई ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, अब नहीं है तो ये किसका काम है? ये हुकूमत का काम है ना। यहाँ पे जो कोरंगे में ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए कचरा हो गया, उनको क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया? अरे भाई तो मैं यही आपसे बोल रहा हूँ ना, जब हुकूमत नहीं करेगी तो सुप्रीम कोर्ट आलू प्याज के रेट भी तय करे तो सलाम है भाई। क्यों
आपका जो काम है वो आप करने को तैयार नहीं है, आप तनख्वाह उसकी ले रहे हैं। अच्छा, आप क्या फौज कॉलोनी के गटर, क्या ये कराची के गटर के फौज साफ करेगी? आपके एक लीडर, नए लीडर उभरे, नए जिन्होंने बड़ा दावा है कि वो बड़े दुनिया के नंबर 1 मेयर थे, जाली पर्चे छाप के उन्होंने पाकिस्तान में तकसीम कर दिए जो दुनिया में कहीं भी नहीं मिले। और वो जो है वो कह रहे हैं कि जी फौज आके कह रहे आपका एक्सपीरियंस कहा गया, आप तो बड़े चैंपियन थे भाई बल्दियाती मसाइल के। देखिए फौज को इन चीज़ों के लिए बुलाना वो एक अलग बात है, उसकी कोई तायीद नहीं की जा सकती है, गलत एक बात है, उसकी कोई वो नहीं। लेकिन यहाँ जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना गुड गवर्नेंस की, लोग, हमने बात शुरू की थी एहतजाज से। एहतजाज तभी लोग करते हैं जब उनको उनके हुकूक नहीं मिलते, उनके मसाइल हल नहीं होते। अभी आप चले मेरे साथ, आप सदर चलिए, वहाँ पर फल फ्रूट और ये सब्ज़ी रखी हुई होगी, हर ठेले वाले दूसरे से अलग कीमत होगी उसकी, इसलिए कि कोई उसको पूछने वाला नहीं है। देखिए ये आलू प्याज की कीमतें तय कराना हुकूमत नहीं कर रही तो सुप्रीम कोर्ट ही कर दे। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, देखिए ये बड़ी आइडियल बातें होती हैं, जमहूरियत और फ़ौज को नहीं आना चाहिए। आप आम आदमी के पास जाए ना, उसके जो मसाइल हैं वो कहता है भाई साहब ये चीज़ मुझे सही दाम पे कर दो, मुझे अस्पताल ठीक कर दो। यार फौजी करे, अदालत करे, जमहूरी करे, उसको इससे सरोकार नहीं होता है। ये सिस्टम आपके सियासतदानों ने खुद ही बर्बाद किया है ना। आप इसको, अब क्या है जनाब अली, ठीक है फौजी मुदाखलतें होती रहीं, आमरीतें आई जिसके नतीजे में ये नुकसान हुआ, लेकिन जो अरसा आपको मिला उसमें आपने इन चीज़ों के लिए क्या किया? मैं बड़े इश्यूज़ पे नहीं जा रहा कि जनाब खारजा पॉलिसी और दाखिला पॉलिसी, आप मुझे सिर्फ ये बता दें, आपको सड़क बनाने से, अस्पताल ठीक करने से, तालीमी इदारा बनाने से, कीमतें कंट्रोल करने से कौन सी इस्टेब्लिशमेंट आकर रोकती है? कोई नहीं रोकती है। ये बनाना काम किसका है? नहीं तो ये देखिए हुकूमतों का काम है ना। अभी शारा फैसल बनी है 3-4 महीने पहले, करोड़ों अरबों रुपया लग गया होगा इसके ऊपर, जिसका बजट अभी तक मुझे नहीं पता, कि मैंने नहीं पढ़ा कि किसी मीडिया के अंदर, किसी प्रिंट मीडिया के अंदर या कहीं ये शाया किया गया हो या बताया गया हो कि जी कितने करोड़ रुपए लगे हैं शारा फैसल के ऊपर। अभी आप जाके देखिए जगह जगह से जो है ना उसका वो जो 1.5 इंच की उन्होंने कारपेटिंग की थी ना, वो कारपेटिंग घोड़नी शुरू हो गई है। अरे मीलों के हिसाब से उसके कर्ब स्टोन चेंज नहीं किए गए। एयरफोर्स के एरिया में कारसाज के पास इतना खूबसूरत लैंडस्केप था, उसमें सारा मलबा डाल के एनवायरमेंटल प्रॉब्लम खड़ा कर दिया गया है, कोई इसको पूछने वाला नहीं है। अरे वो ठीक हो जाएगा। सरकारी आदमी, सरकारी ठेकेदार, सरकारी ठेका देने वाला, सरकारी ठेका लेने वाला, सारे कमीशन सारी चीजें खराब। इसके ऊपर क्या ये यहाँ से चीफ जस्टिस साहब जो है कभी यहाँ से नहीं गुजरे होंगे शारे फैसल से, जो उन्होंने वो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम खड़ा किया है वहाँ पे? क्या उस सड़क के अंदर जो करप्शन हुए वो लोगों को नजर नहीं आ रही है? पुल के ऊपर, वो रिंग रोड का पुल है खाली, उसके ऊपर जो है स्लैब चेंज हो रहा है, और स्लैब चेंज हो रहा है, बाद में होगा जी ये पुल पूरा नया तोड़ के बनाया गया है, ये मैं गारंटी देता हूँ आपकी इसकी कि ये आएगा उसके अंदर। तो ये तो इस लेवल पे तो लोग, भाई जब मैं चीज़ देख रहा हूँ मेरे सामने क्या हो रही है और मुझे पता है कि इसका क्या आना है और ये क्या क्वालिटी का काम होना है, क्या होना है, तो वो मेरे अंदर तो वैसे ही एक रिएक्शन आ रहा है, हर आदमी में हर वक्त एक रिएक्शन पैदा हो रहा है। यार वैसे आदिल भाई एक बात बताऊं, ये जो आपने बात की ना रिएक्शन पैदा हो रहा है, ये शारा फैसल जो है ना हाँ। टूट फूट का शिकार है, नजर नहीं आ रही। वैसे एक बात बताऊं, ये जो आप इतनी सारी रिएक्शन की और जज्बाती बातें कर रहे हैं, लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, तो ये जो लोग 5 साल के बाद वो ठप्पा लगाने जाते हैं उस वक्त लोगों को ख्याल नहीं आता कि वो अपना क्या फैसला करने जा रहे हैं। बात सुने, आपका टर्नआउट क्या होता है? 8%, 9%। यार वो जितना भी है हुकूमत 8% में भी 2% लोग वोट डालते हैं, 6% तो गवर्नमेंट हुकूमतें उसी 8-10% पे बनती है ना, वो 8-10% भी नहीं ओरिजिनल नहीं होता। और अगर चलिए जनाब याली बाकी 80%, 60-50% लोग नहीं आ रहे पाकिस्तान में, देखें पाकिस्तान में मैं आपको बताऊं बहुत छोटी सी चीज से, बहुत छोटी सी चीज गलती तस्लीम करने का हौसला पैदा करें। टीवी का केबल घर में आता है ना, टीवी का जो केबल आता है वो भी एक पूरा माफिया है। पहले एक सर्किट से शुरू होगा, फिर एक जोन पे जाएगा, फिर एक शहर पे जाएगा, फिर एक जिले पे जाएगा, फिर जो है वो सूबे पे जाएगा। बड़े बड़े बादशाह लोग बने हुए हैं, वहां से लेकर टीवी के केबल कनेक्शन से लेकर ऐवान सदर तक हर तरफ माफिया है। कोई जगह ऐसी नहीं है, कोई सियासी पार्टी ऐसी नहीं है, कोई ऐसी फलाही तंजीम नहीं है, हर तरफ करप्शन माफिया के पंजे गड़े में, आप कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान में इनकलाब चाहिए, इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। इनकलाब तो खैर यहाँ नहीं आता, आप कोई दूसरी बात करें, बस चाहिए उसका। अगर इनकलाब नहीं आएगा तो यही रहेगा। हम एहतजाज करते हैं, हमें पता है, हम एहतजाज भी करते हैं। मैं एहतजाज करने वालों की साइड पे हूँ, मैं एहतजाज करना खुद भी एहतजाज करता हूँ और मैं एहतजाज करता हूँ, मैं एहतजाज करता रहूँगा। और मेरी ख्वाहिश है कि इस मुल्क के अंदर कोई जो है ना ऐसा रेवोल्यूशन आए कि इनको उखाड़ के फेंक दे। मैं आपसे वही बात कर रहा हूँ। देखिए जो आपने बात की ना इनकलाब की, जो मैंने कहा कि फ़िलहाल तो कोई इनकलाब नहीं आ रहा, उसकी वजह यह है कि जनाब अली इनकलाब किसने लाना है? इनकलाब इन्हीं लोगों ने लाना है भाई, उन्होंने अपना बेहतर सोचना है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, कोई इनकलाब की भी ज़रूरत नहीं है। आपने करना सिर्फ इतना सा है कि आपके पास अभी आ रहा है ना साल बाद, 8-9 महीने 10 महीने बाद दोबारा इलेक्शन है। अब जनाब अली आपके पास इलेक्शन है। इशू ये है कि आप किसी भी पाकिस्तान के किसी भी इलाके में चले जाएं,
वहाँ गरीब से गरीब तर आदमी से आप पूछेंगे ना यार अच्छी रोटी कहाँ मिलती है, वो आपको बताएगा यार वहाँ जो है ना बड़ा अच्छा उसका टिक्का अच्छा है, उसका कबाब अच्छा है। अरे भाई तो आदमी का ये भी ना करे यार। नहीं मैं दूसरी मैं समझा रहा हूँ, मैं आपको कुछ और समझाना चाह रहा हूँ। बहुत से लोग जो आप जो बात कर रहे हैं ना, बहुत से लोग बेचारे, अरे मैं आपको बिल्कुल सही सच बता रहा हूँ, कसम खाने को तैयार हूं, मेरी बात तो समझ लेना, जो ऐसी सिर्फ बातों से खुश होते हैं। मैं मेरी बात आप समझ लें। कराची में अगर गफ्फार कबाब वाला है तो वो बहुत कम लोगों को पता है, और जो को पता है, जो नहीं जा सकते, वो ये सिर्फ ये कहते हैं यार वहाँ का बड़ा अच्छा खाना होता है, आप मेरी बात तो कर लेने दे मुझे। क्या बात करने दे? आप तो लेके जा रहे हैं कि जैसे वो वहाँ जाता है। नहीं यार, एक आम आदमी जाता है, गरीब आदमी जाता है, गरीब आदमी नहीं जाता। बात तो सुन लेना, उसके बाद आप ये बात करें। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप किसी भी शख्स से वो जाता ही नहीं जाता एक अलग बात है। एक गरीब आदमी बोलेगा हाँ यार क्लिफ्टन पे बोर्ड बेसन पे बड़ा अच्छा खाना मिलता है, मैंने सुना है, यानी उसको पता है ये बात। इसी तरह से उसको ये भी पता होगा कि यार आप चले जाओ लाइट हाउस में, आपको एक कोट 100 रुपये का मिल जाएगा, लेकिन वो आपको बोलेगा यार अगर मैं सदर तारिक रोड जाऊँगा वहाँ ये कोट 7,000 का मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके पास इत्तिला है, उनके पास मालूमात है, वो वहाँ जाते नहीं जाते ये एक अलग इशू है। तो इसका मतलब ये हुआ, अच्छा उनको ये भी पता है एक आम आदमी को कि यार ये जो सरकारी स्कूल है ना इसका बड़ा बुरा हाल है, यहाँ बच्चे को नहीं भेजा जा सकता इसलिए कि यहाँ टीचर नहीं है। तो वो क्या कहता है, जो उसकी इस्तात है, वो कहता है यार ये जो गली मोहल्ले में इंग्लिश मीडियम खुला हुआ है ना, आइडियल ग्रामर, अब तो सारे इंग्लिश मीडियम, तो गवर्नमेंट स्कूल भी सारे इंग्लिश मीडियम है। अब बात ये है कि जब वक्त आता है लोगों को मुंतखब करने का, अपना इख्तियार सौंपने का, तो उसको पता होता है कि कौन सा बंदा ठीक है, लेकिन उस वक्त वो सारी चीज़ें भूल भाल कर अपने ज़ाती तासुबात की बुनियाद पर वोट देता है, और उस वोट की बुनियाद पर वो सारी चीज़ें वो खुद ही भुगतता है, यानी हम भुगतते हैं, हम आवाम भुगतते हैं। तो इशू ये है कि जब मुझे पता है कि यार कौन सा उम्मीदवार बेहतर है, कौन सा बेहतर नहीं है, तो कम से कम ये फैसला हमें कर लेना चाहिए ताकि उसके बाद अगले 5 साल हमें सड़कों में एहतजाज न करना पड़े। आपका कहने का मकसद ये है कि जो आज हुकूमत आ गई वो हमारी हुकूमत है, और हम बस अब घर पे बैठे हैं और भूखे मरे, ना हमें नौकरी मिले, ना हमें कोई बुनियादी सहूलियात मिले, ना हमें सेहत की चीजें मिले, ना सफाई की चीजें मिले, हम क्या करें फिर? देखिए मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि जब हम चोर और अपने से किया जाता है, दूसरे से तो जंग की जाती है भाई। जब मैं चोर और करप्ट लोगों को लेकर आऊंगा, उनको बिठाऊंगा, तो उसके बाद जो मेरा एहतजाज है ना जरा मुनाफिकाना किस्म का लगता है, ठीक है ना। आप बात लंबी हो जाएगी, आप बात कर रहे हैं शहर बर्बाद हो गया, चीजें हो गई, तो ले ले पिछली 30-35 साल का जायजा और उससे पिछले अरसे का जायजा, आपको पता चल जाएगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, इस सोचने समझने के लिए आपको अपने तासुबात दूर करना होंगे। आप देख लीजिए, देखिए ना, 40 साल से, कोई 40-45 साल से पीपल्स पार्टी है इक़्तिदार में, ठीक है, 30-35 साल से MKM कराची में इक़्तिदार में, तो भाई जिम्मेदार कौन है? भाई वो भी तो पीपल्स पार्टी का दौर था, 70s के अंदर कराची ने तरक्की की है। नहीं तो की ना, देखिए जहां अच्छा काम है वो हुआ ना, वो जो अच्छी चीजें, लेकिन जो इदारे बर्बाद हुए उसके ये आपको देखना होगा ना कौन जिम्मेदार है। तो लोगों को फैसला करना चाहिए कि वो अपनी जिंदगी में मार्शल नुमाइंदे जब गए कमर्शियल इदारों के अंदर और देखा इसमें तो भैया बड़ा माल है, तो अपने भांजे भतीजे भर्ती करने शुरू कर दिए, अपने गांव वाले भर्ती करने शुरू कर दिए, अपने ससुराल वाले भर्ती करने शुरू कर दिए। वो हो गया जी चेयरमैन तो अपना चचा है, फुप्पा है, दादा है, ताया है, दादा है, तो फिर तो वो उन्होंने करप्शन शुरू कर दी, इससे इदारे खराब हुए हैं। देखिए मार्शल या फौजियों की मुदाखलत वो एक अलग पहलू है। उन्होंने तो सिविल एविएशन को उठा लें, आप PIA को उठा लें, आप स्टील मिल को उठा लें, आप KPD को उठा लें, ये 4 पाकिस्तान के वो इदारे हैं जो पाकिस्तान को कहीं से कहीं पहुंचा सकते हैं। इन चारों की बर्बादी इन्हीं की वजह से हुई है। देखिए वो बर्बादी तो हो गई। देखिए मैं इस वक्त ये नहीं आपसे एक जगह एडमिरल के लिए फिक्स है, एक जगह एयर मार्शल के लिए फिक्स है, एक जगह लेफ्टिनेंट जनरल के लिए फिक्स हो गया। हुकूमत को 5वां साल है, इन 5 सालों में अब्दुल कयूम जो मियां साहब का जिसने बर्बाद किया, मियां साहब ने देखिए जो चीज़ आपको मानना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने लोड शेडिंग पे काम किया, उन्होंने मोटरवेज पे काम किए, सरसे में देखे जो चीज़ उन्होंने की, लेकिन सबसे अच्छी कमाई होती है ना सड़क में होती है। हाँ, लेकिन मैं आपको बताऊं ना, आपको ये बात तस्लीम करना चाहिए कि स्टील मिल्स और PIA जैसे मुनाफा बख्श इदारे जो बर्बाद हो चुके थे, उनको भी ये ठीक कर सकते थे ना, इन्होंने नहीं किए, जानबूझ के नहीं किए। नवाज शरीफ अपनी एयरलाइनें बना रहे भाई, वजीर आजम की अपनी एयरलाइन तो कैसे होगा? नहीं वो एयरलाइन तो अब है ना, वजीर आजम तो ये अब बने ना, वो तो इमरान खान नहीं, तो वो तो सेटिंग हो गई थी ना कि भाईजान ये PIA बंद करो तो मैं अपनी एयरलाइन लेके आऊं, जो भी है। लेकिन नवाज शरीफ साहब के दौरे इख्तिदार में और स्टील मिल तो जाहिर है उनकी अपनी अब्बा की स्टील मिल थी भाई, इत्तेफाक फाउंड्री थी, तो स्टील मिल तो बर्बाद करनी थी। तो ये मतलब ये वो हकायक है जहां आप ये कहते हैं कि उन्होंने तरक्की दी, लोड शेडिंग और सड़कें वड़कें बना दी, तो भाई ये भी तो आपने इदारे आप क्यों नहीं ठीक कर सकते? तरक्की दी भाईजान, अभी नंदीपुर गले में आने वाला है, 113 अरब रुपए की कहानी है, उसे कौन भुगतेगा? चले जी, ये तो चलता रहेगा। वो मेरा ख्याल है आखिरी हिस्से में हम वो आर्ट्स काउंसिल के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। आर्ट्स काउंसिल भाईजान एक ऐसी चीज़ है
जिसके अंदर जो है कुछ उम्मीद की किरण नज़र आती है कि यार कहीं आप ये कहते हैं कि गम को भुलाने की कोई एक दीवार, एक गिरिया हमारे पास है, जिसके ऊपर हम आर्ट्स काउंसिल में चले आए तो हम शहर के अंदर जो फैले हुए गम और मजबूरियाँ और बेकसियाँ और ज़्यादतियाँ और जुल्म और इस्तबदाद है, उससे निकल के हम वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ जाके इंसान को जो है ना फिर कहते हैं मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। भाई वहाँ मौसीकी रूह की ग़िज़ा खाते हैं लोग। वो एक आदमी, एक शख्स है जो उसके ऊपर लोगों ने बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि इसका फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ ही नहीं है, ये तो सिविल वर्क्स का आदमी है, यहाँ पे आके बैठ गया। लेकिन उस सिविल वर्क्स के आदमी ने जो मेहनत की है ना और जो काम करके दिखाया है, वो कोई आर्टिस्ट और कोई बड़ा वैसे ये मुदब्बिर और कोई दानिशवर नहीं करके दिखा सका। ये आपने जो बीच में डंडी मार दी ना, मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, कोई रूह की ग़िज़ा नहीं है, ठीक है ना। और सही है, आर्ट इंसान की नहीं ज़रूरत है, मैं इंसान की जेनेटिक्स का हिस्सा है, जेनेटिक्स का हिस्सा है। हर इंसान जो है ना, बहुत से लोग होते हैं, आपने देखा होगा अपने माँ बाप के मरने पे पूरी एक्टिंग करते हैं रोने की, और दिमाग में चल रहा होता है अब्बा जायदाद कितनी छोड़ के गए, पैसा कितना छोड़ के गए। नहीं, एक्टिंग नहीं करना चाहिए आदमी, सब कुछ चल रहा होता है। लोग बयान कर रहे होते हैं, मारम पीट कर रहे होते हैं, अपने आप अब्बा मर गए, अम्मा मर गई, वो ड्रामेबाजी होती है ना। तो वो रोना, भाई रोना और गाना तो मुहावरा है कि रोना और गाना किसे नहीं आता, ये तो इंसान की जेनेटिक्स है। इंसान अपना इजहार करेगा तो तहरीर करेगा या बोलेगा। बहरहाल मैं एक चीज़ और वो करने जा रहा था कि ये बात ठीक है, चलें जी, वो मुशायरे हों या फिर वो थिएटर वगैरह करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ और भी है, ये फ़नून लतीफ़ा की तरवीज अच्छी बात है, लेकिन सरकारी सतह पर आपको ये भी लोगों को बताना चाहिए कि कोई हुस्न क़िरात भी कोई चीज़ है, रूह की ग़िज़ा वो भी है, बल्कि वही है, बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह का जिक्र है। हुस्न क़िरात के लिए हमारे पास इतने बड़े बड़े मदरसे बने। मैं आपको बताऊं, अगर ये हमारे मौलवी हजरात जो हैं या ये जो मोतमिम होते हैं और ये बड़े बड़े जो इनके बहुत बड़े बड़े इदारे हैं कराची के अंदर, आर्ट्स काउंसिल तो एक इदारा है, यहाँ तो कोरंगी में है, तो बिनौरी टाउन है, तो फलाएं तो फलाएं फलाएं 6 जगहों पे हैं। अगर ये करना चाहें उससे बड़ी अटेंडेंस कर सकते हैं, ये करना ही नहीं चाहते। अरे आदिल भाई एक मिनट ना, आप बात सुन लेना भाई, ये नहीं करना चाहते। पूरी मालूमात नहीं है ना यार, मुझसे बात क्या मालूमात नहीं है, बता रहा हूँ ना। देखिए आर्ट्स काउंसिल, एक आदमी ने 5 दिन का फेस्टिवल किया, नहीं आप मेरी बात सुने, एक आर्ट्स काउंसिल के अंदर एक आदमी ने 5 दिन का प्रोग्राम किया, उसके अंदर 75 सेगमेंट थे। ये क्या एक हुस्न क़िरात और एक जो है नाल खानी का सिर्फ 2 सेगमेंट जो है, ये क्या नहीं कर सकते? मैं बात कर लूं, क्या ये तकरीरी मुकाबले नहीं करवा सकते स्टूडेंट्स के अंदर? स्कूलों और कॉलेजों के स्टूडेंट को नहीं बुलवा सकते? अट्रैक्शन पैदा करनी पड़ेगी, अट्रैक्शन। अच्छा मैं बता देता हूं, अट्रैक्शन नेकी में भी, अट्रैक्शन बदी में भी। अगर आप इसको बदी कह रहे हैं, अगर आप इसको बदी कह रहे हैं तो बदी में भी अट्रैक्शन है, और अगर आप वो क़िरात और ये तमाम चीजें नेकी हैं तो नेकी में भी। मुझे मालूमात में इजाफा तो करने दे दें आप। चलिए मेरी मालूमात में इजाफा कर दें। आपको पता नहीं है ना, इसलिए मैं आपको इतनी देर से मैं बताने की कोशिश कर रहा था। देखिए पाकिस्तान में मिस्र से, मलेशिया से, इंडोनेशिया से, अफ्रीका से साल में 2-3 बार आलमी सतह के क़ुर्रा आते हैं, ठीक है, और वो पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ मदारिस में प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग शरीक होते हैं। कहाँ किसको पता चला? यही इशू है ना। देखिए जंगल में मोर नाचा किसने? अरे भाई आपका आपके मीडिया को थोड़ी है। देखिए आर्ट्स काउंसिल में तकरीब होती है 5 दिन से 5 दिन की तकरीब, वो मीडिया की हेडलाइन में होती है। अरे मीडिया में कुछ भी कवरेज नहीं होती यार, उसकी कुछ भी कवरेज नहीं होती है, लेकिन आपका मीडिया सोशल मीडिया जो चला रहा है उसको तैयार नहीं है ना कि सोशल मीडिया पे ये लोग नहीं चला सकते। ये चलती है ना, अब आप तक उस ऑडियंस तक आप नहीं पहुंच रहे। जनरल मेरी बात सुने, तुर्की के एक जर्नल ने किसी तकरीब के अंदर जो है ना क़िरात पढ़ी, जनरल था तुर्की का, वो सोशल मीडिया से पूरी दुनिया में वायरल हो गई। यहाँ पे इतने बड़े बड़े आए और चले गए, क्या इनके पास सोशल मीडिया नहीं है या ये पढ़े लिखे लोग नहीं है? नहीं, वो चीजें सब कुछ है, आप तक पहुंच भाई विजन की बात होती है, विजन की। नहीं देखिए, आप विजन पैदा करें इनमें, लोग जॉब दर जॉब इस्लाम की तरफ आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। देखिए 4 आपने अगर आप चाहते हैं कि आर्ट्स काउंसिल खाली हो जाए और दारुल भर जाए, करें, मुकाबला करें। ओहो, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं ये सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ, आर्ट्स काउंसिल जो कर रहा है वो करता रहे, मुझे उस पर एतराज़ नहीं है। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सरकारी सतह पर आर्ट्स काउंसिल की जिस तरह से तरवीज की जाती है, इसी तरह से महफिल क़िरात, कुरान पाक, कोई दीन का दुरुस्त फहम का भी सरकारी सतह पर इंतजाम होना चाहिए। वहाँ पे गवर्नर हमारा वज़ीर आला जो मौलाना तारिक को बुलाता था, तो लोगों को दर्स सुनवाता था, नहीं सुनवाता था? वो सिलसिला क्यों ख़त्म हो गया? वो रोशन ख्याल होते जा रहे हैं। नहीं, रोशन ख्याल नहीं होते जा रहे हैं। बात यह है कि उनसे कॉन्टैक्ट की कमी है। हर इंसान के अंदर फरिश्ता होता है, हर इंसान के अंदर शैतान होता है, और यही वो चीज़ है कि ये जो शैतान और फरिश्ते की नोक झोंक है ना, ये नोक झोंक ही इंसान को जहन्नम जन्नत में लेके जाएगी। मतलब शैतान फरिश्ते हम शैतान फरिश्ते नहीं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ कि वो जो एक चीज़ हर इंसान के अंदर पाया जाता है, एक दाएं एक बाएं बैठा हुआ, 2 फरिश्ते बैठे हैं, एक का काम नेकियां गिनना है, एक का नाम बुराइयां गिनना है। तो वो चीज़ ये है कि ये भी अच्छे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। कॉन्टैक्ट करें, राब्ता करें, उनको बुलाएं, उनसे बात करें,
तो होगा, सब होगा, क्यों नहीं होगा। कभी लोग कहें कि जी हम जो एक बहुत आलमी मुकाबला करा रहे हैं हुस्न क़िरात का और आप अपने टीवी से हमें लाइव करें, यार मैं एक बात की गारंटी दूँ, कम अज़ कम जो है ना वो जो 2-4 चैनल हैं, मदनी चैनल है और दूसरे चैनल है, तो ये लोग तो दिखाई देंगे लाइव, खैर चाहे तो सही उनके पास। बहरहाल बात यह है कि सरकारी सतह पर तमाम चीज़ों की सरपरस्ती होनी चाहिए। अगर आप फ़नून लतीफ़ा की तरवीज के लिए काम कर रहे हैं, हुकूमत उसको अकोमोडेट करती है, तो उसी तरह से दीन इस्लाम का दुरुस्त फ़हम, मसाइल का हल, चाहे महफ़िल हुस्न क़िरात हो, महफ़िल नात हो, हम्द की बज़्म हो, ये ज़रूर सजानी चाहिए और सरकार को इसकी तरवीज करनी चाहिए। और जो लोग निजी सतह पर, चाहे वो बड़े मदारिस हों, वो इस तरह की महफ़िल का इनेकाद करते हैं, तो उनके लिए लाजमी है कि वो ज़राए इब्लाग़ से रब्ता करें, ताकि वो महफ़िल जिससे वो लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं बराह रास्त दुनिया भर में, कराची, पाकिस्तान के तमाम शहरों में लोगों तक दिखाई जा सके और वो उससे फ़ायदा उठा सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।